आईपीसी के सेक्शन 498 में जैसे ही एफआईआर रजिस्टर होता है तो पति की मुश्किलें बढ़ जाती हैं, साथ ही साथ उसके घर वालों की मुसीबतें भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके अलावा घर के सभी और दूसरे सदस्यों को, सास हो, ससुर हो, देवर हो, देवरानी हो, जेठानी हो, उन सभी को जो है एफआईआर में वो इम्प्लीकेट करती है, एफआईआर में फंसाती है। तो यहाँ पर मुश्किलें बढ़ जाती हैं और इनको टेंशन हो जाती है कि पुलिस उनको अगर कभी भी गिरफ्तार कर लेगी। तो इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ क्लियर कर दिया है कि गिरफ्तारी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, गिरफ्तार नहीं करना है, जब तक ज़रूरी नहीं हो पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या गाइडलाइंस पेश की, क्या जो है डायरेक्शंस दिए पुलिस को, ये हम आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड थ्रू द वीडियो सो दैट you could have a very basic understanding on this situation। पुलिस बिना दिमाग को यूज़ किए हुए, बिना किसी भी वजह से अगर किसी को गिरफ्तार करती है तो उसके फंडामेंटल राइट का वॉलेशन है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस और डायरेक्शंस इशू किया इस पर्टिकुलर केस में। तो चलिए आज के इस पर्टिकुलर केस को समझते हैं कि ये केस क्या है, इसका क्या नाम था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या डायरेक्शंस पास किया है जो पुलिस ऑफिसर्स को फॉलो करना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फॉलो करना है। और इसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने हर एक स्टेट का हाई कोर्ट को ऑर्डर इशू किया हुआ है कि वो अपने स्टेट में सर्कुलेशन जारी करें और हर एक मजिस्ट्रेट को डायरेक्शन दें कि भाई इस जजमेंट को फॉलो किया जाए, और अगर इस डायरेक्शन का पालन नहीं होता है तो वो पुलिस ऑफिसर जो डायरेक्शन का पालन नहीं करता है उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो इस डायरेक्शन का पालन नहीं करता है उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी हो सकती है। तो चलिए बिना देरी किए समझते हैं कि इस केस का क्या नाम है जिसमें जजमेंट पास किया है। केस का नाम है अशफाक आलम वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। इसमें बेसिकली क्या हुआ, 498A का ही केस था। पत्नी ने पति के खिलाफ 498A में मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें जब पति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, सेशंस कोर्ट के पास एंटिसिपेटरी बेल लेने गया तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको बेल देने से मना कर दिया, बेल उसका रिजेक्ट कर दिया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बेल रिजेक्ट होने के बाद पति हाई कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट उसको सिर्फ इंटरिम बेल देता है और कहता है कि आप पहले इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कीजिए, उसके बाद आपको बेल ग्रांट किया जाएगा। पति इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करता है, इन्वेस्टिगेशन को कोऑपरेट करता है और सारी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाती है। और फिर इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद जब पति दोबारा हाई कोर्ट अप्रोच करता है एंटिसिपेटरी बेल लेने के लिए, तो एंटिसिपेटरी बेल यहाँ पर हाई कोर्ट रिजेक्ट कर देती है। फिर इसके बाद पति हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करता है। सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही ये मैटर आता है तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले इस मैटर को देखता है और वो देखता है कि क्या यहाँ पर गिरफ्तारी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो ये मैटर है इसमें गिरफ्तारी की कहीं जरूरत थी ही नहीं, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने आखिर उसके एंटिसिपेटरी बेल को डिसमिस क्यों किया। इस चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कुछ गाइडलाइंस और डायरेक्शंस इशू किया जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अपने डायरेक्शन में कहा कि किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जरूरत क्यों पड़ रही है अगर वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर रहा है, अगर विटनेसेस को उससे खतरा नहीं है, अगर वो एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है, तो आखिर उसकी गिरफ्तारी क्यों की जानी चाहिए। और फिर इन सभी चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू किया जिसे पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हुए फॉलो करेगा। अब ये गाइडलाइंस क्या हैं इनको समझते हैं वन बाय वन करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं। सबसे पहले गाइडलाइन में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले अरनेश कुमार की जो गाइडलाइंस हैं, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर भी बोला कि अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो सबसे पहले अरनेश कुमार की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए। अभी अरनेश कुमार की गाइडलाइंस क्या है इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं। अरनेश कुमार की गाइडलाइंस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट सिर्फ 7 साल की है तो उसको डायरेक्टली गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सबसे पहले उसको 41A का नोटिस इशू किया जाएगा सीआरपीसी में। सेक्शन 41A के नोटिस के अकॉर्डिंगली अगर कोई भी व्यक्ति उस नोटिस को कंप्लाई करता है और नोटिस इशू होने के बाद वो पुलिस ऑफिसर के पास पहुंच जाता है, इन्वेस्टिगेशन में पूरा कोऑपरेट करता है, तो पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करेगी। तो मतलब यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि अगर किसी भी केस में मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल की है तो अरनेश कुमार की गाइडलाइन फॉलो की जाए, 41A का नोटिस भेजा जाए, और अगर व्यक्ति 41A के नोटिस को कंप्लाई कर रहा है तो उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। मतलब कि सेक्शन 498A में भी 41A का नोटिस इशू किया जाएगा क्योंकि इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट सिर्फ 3 साल की है, और अगर यहाँ पर पति 41A के नोटिस को कंप्लाई कर रहा है
तो उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दूसरी गाइडलाइन में बोला कि सबसे पहले तो देखो गिरफ्तारी तो करनी ही नहीं है, और अगर फिर भी पुलिस ऑफिसर को लगता है कि नहीं गिरफ्तारी करनी ही पड़ेगी तो सबसे पहले वो सीआरपीसी के सेक्शन 41 ये जो गाइडलाइंस हैं उनको भी स्ट्रिक्टली फॉलो करे और वो देखे कि क्या केस में सीआरपीसी के सेक्शन 41 के हिसाब से गिरफ्तारी ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी है तभी वो गिरफ्तार करेगा। अब ये सेक्शन 41 क्या कहता है? सीआरपीसी का सेक्शन 41 कहता है कि गिरफ्तार पुलिस आखिर कब करेगी, कब जो है ज़रूरत है किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की। जैसे कि अगर पुलिस को जो है इन्फॉर्मेशन मिली है कि किसी व्यक्ति ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, पुलिस को सूचना मिली है, पुलिस को डाउट है कि किसी व्यक्ति ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसको गिरफ्तार नहीं किया गया तो इन्वेस्टिगेशन में वो कोऑपरेट नहीं करेगा, वो कोर्ट में जब उसकी ज़रूरत होगी तो वो वहाँ पर नहीं आएगा, विटनेसेस को वो टॉर्चर कर सकता है, विटनेसेस को वो एक्सप्लॉइट कर सकता है, उनको गुमराह कर सकता है, उनको डरा धमका सकता है ताकि वो अपना बयान बदल दें, या जितने भी एविडेंसेस हैं उसके खिलाफ वो उन सभी को ख़त्म कर सकता है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर उसको लग रहा है कि गिरफ्तारी की ज़रूरत है तभी वो गिरफ्तार करेगा, अदरवाइज गिरफ्तार नहीं करेगा। मतलब कि दूसरी गाइडलाइन में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि अगर सेक्शन 41 के हिसाब से गिरफ्तारी की ज़रूरत है तभी गिरफ्तारी की जाएगी, अदरवाइज गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। ये दूसरी गाइडलाइन थी। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तीसरी गाइडलाइन में बहुत ही अच्छा काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तीसरी गाइडलाइन में बोला कि पुलिस ऑफिसर अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है तो वो एक चेकलिस्ट प्रिपेयर करेगा और उस चेकलिस्ट में वो उन सभी ग्राउंड्स को मेंशन करेगा जिस ग्राउंड पर उसको लगता है कि गिरफ्तारी की ज़रूरत है। अगर वो गिरफ्तार कर रहा है तो उसके पीछे क्या रीज़न है, किस वजह से गिरफ्तार कर रहा है, क्या ग्राउंड है, आखिर उसको क्यों लग रहा है कि गिरफ्तारी की ज़रूरत है, उन सभी चीज़ों को वो उस चेकलिस्ट में भरेगा और फिर इस तरह से चेकलिस्ट प्रिपेयर करके फिर गिरफ्तारी करेगा किसी भी व्यक्ति की। तो इस तरह से ये एक बहुत ही अच्छी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चौथी गाइडलाइन में बोला कि जब पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेगा और वो जब मजिस्ट्रेट के पास उसको प्रोड्यूस करेगा, उसकी फर्दर कस्टडी मांगेगा, तो इस समय पुलिस ऑफिसर को एक प्रॉपर रिपोर्ट प्रिपेयर करनी पड़ेगी और उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा और मजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट को चेक करेगा और देखेगा कि क्या फर्दर कस्टडी की ज़रूरत है या नहीं है, और अगर कस्टडी वो दे रहा है तो किस ग्राउंड पर दे रहा है, किस आधार पर दे रहा है, वो अपने ऑर्डर में मेंशन करेगा। तो ये चीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर कि मजिस्ट्रेट को भी सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बोल रहा है कि अगर फर्दर कस्टडी दे रहा है मजिस्ट्रेट तो उसके पीछे भी एक वेल डिफाइंड रीज़न होना चाहिए, तभी जो है किसी भी व्यक्ति की पुलिस को कस्टडी दी जाएगी, अदरवाइज कस्टडी नहीं दी जाएगी। और फिर इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में जिसका नाम है अशफाक आलम वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, इसमें ये गाइडलाइंस इशू की और बोला कि इन गाइडलाइंस को सबसे पहले फॉलो किया जाएगा, उसके बाद ही किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाएगी। मतलब कि अगर पुलिस किसी भी व्यक्ति को मनमानी गिरफ्तार कर रही है, बिना किसी रीज़न के गिरफ्तार कर रही है, बिना किसी ग्राउंड की गिरफ्तार कर रही है, तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाया जाएगा। और अगर मजिस्ट्रेट भी बिना किसी रीज़न के, बिना किसी ग्राउंड के उसकी फर्दर कस्टडी ग्रांट करता है तो उस पर भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है। तो इस तरह से बेसिकली पुलिस के हाथ बांध दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि मनमानी तरीके से वो किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं करेगा। तो अभी ये क्लियर हो गया कि सेक्शन 498A में किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी होने की संभावना बहुत कम हो गई है, ना के बराबर हो गई। सो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।